आज का जो हमारा पाठ चल रहा था कौन सा, अपवाह का, उसमें आखिरी टॉपिक है नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्व। कि हमने जिन नदियों के बारे में पढ़ा है वो हमारे देश की अर्थव्यवस्था में क्या योगदान देती है। या प्रश्न ऐसे बना लिया जाए कि नदियां देश की अर्थव्यवस्था में क्या योगदान देती है, स्पष्ट कीजिए। तो वही बात है, नदियों का देश की अर्थव्यवस्था में योगदान क्या है। तो योगदान में क्या लिखा है कि नदियां क्या काम आती है हमारे, नदियों से घरेलू कार्यों, उद्योगों एवं फसलों की सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराती है। पहली बात, नदियां क्या करती है, हमारे घरों के कार्यों के लिए, उद्योगों के कामों के लिए और फसलों के लिए पानी उपलब्ध कराती है। हमारे घरेलू कार्य नदियों के द्वारा संपन्न होते हैं, उद्योग धंधे नदियों के पानी से चलते हैं, फसलें भी किनसे होती है, नदियों के पानी से होती है। विशेषकर भारत जैसे देश में, हमारे जैसे देश का मतलब है हमारे यहाँ पर खेती है वो मानसून पर निर्भर रहती है। भारत में खेती किस पर है, मानसून पर निर्भर रहती है। यानी बरसात अच्छी होती है तो उत्पादन अच्छा होता है, नहीं होती है तो उत्पादन अच्छा नहीं होता है। और अगर मान लो बरसात अच्छी नहीं है या समय पर नहीं हुई तो नदियों का पानी हम किस काम में ले सकते हैं, सिंचाई के काम में ले सकते हैं। यानी मानसून पर निर्भरता हमारी कम हो जाती है। तो पहला फायदा या पहला योगदान क्या है, नदियां क्या करती है, हमारे घरेलू कार्यों की पूर्ति के लिए, उद्योगों की पूर्ति के लिए हमें जल उपलब्ध करवाती है और खेतों में सिंचाई के लिए जल उपलब्ध करवाती है। खेतों में सिंचाई अति आवश्यक है, कारण कि हमारा देश है फसलें मानसून पर निर्भर होती है। तो हमारे यहाँ पर मानसून अनियमित, अनिश्चित और अपर्याप्त होता है। अनियमित का मतलब कभी समय से पहले आ जाता है, कभी समय बीतने के बाद आता है। अनियमित, अनिश्चित कितना आ रहा है यह भी पता नहीं है। कहीं पर तो इतनी ज्यादा बरसात होती है कि उससे फसलें बर्बाद हो जाती है, कहीं पर बिल्कुल भी सूखा पड़ जाता नहीं होती है। अनियमित, अनिश्चित, अपर्याप्त है। और जब मानसून के ऐसे हालात होते हैं तो देश की कृषि व्यवस्था क्या हो जाती है, चौपट हो जाती है, कृषि व्यवस्था खराब हो जाती है, फसलें खराब हो जाती है। समय पर नहीं आया तो फसलें खराब हो जाती है, समय से आवश्यकता से ज्यादा आ गया तो भी फसलें, यानी कभी अतिवृष्टि के कारण कभी अनावृष्टि के कारण। और अगर हम नदियों का पानी हमारे पास उपलब्ध है तो हम क्या कर सकते हैं, जब भी आवश्यकता हो फसलों की सिंचाई कर सकते हैं। दूसरा योगदान, नदियां परिवहन के साधन तथा अंतर्देशीय जलमार्ग उपलब्ध करवाती है। नदियों में के द्वारा हम परिवहन भी कर सकते हैं। परिवहन का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवाजाही भी हो सकती है। अंतर्देशीय, देश के अंदर, अंतर्देशीय का मतलब देश के अंदर है वो जल परिवहन है, जल मार्ग है, वो भी नदियों के द्वारा संभव है। अगला है, नदियां के किनारे नगर, मनोरंजन केंद्र, पर्यटन और मत्स्य संग्रहण केंद्र भी है। नदियों के किनारे, क्यों कि नदियां क्या करती है, अपने आसपास की जलवायु को अच्छी बनाए रखती है, समृद्ध बनाए रखती है। और नदियों के आसपास के इलाके की भूमि उपजाऊ होती है, इसलिए लोग कहाँ पर रहते हैं, नदियों के किनारों पर। दूसरा कारण कि नदियों से पानी मिलने के कारण उद्योग धंधे हैं, फैक्ट्रियां, वो भी वहीं मिल जाती है। तो नदियों के किनारों पर क्या बसे हैं, नगर बसे हैं। नदियों के देखने के लिए हम घूमने जाते हैं, मनोरंजन केंद्र भी है नदियां। और पर्यटन, मनोरंजन का केंद्र, पर्यटन का केंद्र है। और मत्स्य संग्रहण, मत्स्य का मतलब मछली पकड़ना, मत्स्य संग्रहण का मतलब है मछली पकड़ना। नदियों में मछलियां भी अत्यधिक मात्रा में मिल जाती है, तो मत्स्य संग्रहण केंद्र भी विकसित हुई हैं। कहां पर, नदियों के किनारों पर। नदियां गाद और तलछट बहाकर लाती है। गाद और तलछट का मतलब है नदी जब बहती है तो अपने साथ क्या करती है,
बहुत सी सामग्री लेकर चलती है, गाद और तलछट लेकर चलती है, और वो एक जगह लेकर छोड़ देती है मैदानी इलाकों में। तो वो मैदानी इलाके बाढ़ के मैदानों की मिट्टी को क्या करती है, नदियां उपजाऊ बनाती है, और मिट्टी जब उपजाऊ होती है तो कृषि कार्य करना उसमें आसान हो जाता है। नदियां अवशिष्ट को जमने नहीं देती, इसे गलाकर नष्ट कर देती है। अवशिष्ट का मतलब जो सामग्री अपन नदियों में बहाते हैं, भाई जो सामग्री हम नदियों में बहाते हैं वो नीचे नहीं जमती, बल्कि क्या होती है, गलकर नष्ट हो जाती है। तो नदियां अवशिष्ट को जमने से बचाती है और उनको गलाकर पानी में गलकर वो नष्ट हो जाती है। नदियों का उपयोग जल विद्युत उत्पादन के लिए भी किया जाता है, बिजली भी बनाने के काम में लिया जाता है। नदियों के पानी से क्या बनाई जाती है, बिजली भी बनाई जाती है। तो इतना सब योगदान है, यह सब योगदान देश की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए हम क्या कहते हैं, मानव सभ्यता की जीवन रेखा भी कह सकते हैं किसको, नदियों को, क्योंकि बहुत सी मानव सभ्यताओं का विकास भी कहां पर हुआ है, नदियों के किनारे ही हुआ है। जैसे अपन बोलते हैं ना सिंधु घाटी सभ्यता, नील नदी घाटी सभ्यता, तो ये सब नदियों के नाम है जहां पर क्या हुआ है, मानव सभ्यता का विकास हुआ है। कहने का मतलब है कि अति प्राचीन काल से ही नदियों के तट ने मानव को अपनी ओर आकर्षित किया है। एक बीच में है राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, यह सरकार के द्वारा चलाई गई एक योजना है, NRCP भी बोलते हैं, नदियों की सुरक्षा की योजना। नदियां संरक्षण का मतलब नदियों की सुरक्षा। अब आप कह सकते हो सर नदियों को सुरक्षा की क्या जरूरी है, उनको कौन उठा के ले जाता है, तो नदियों को सुरक्षा की जरूरत क्यों है, क्योंकि नदियां वर्तमान समय में प्रदूषित होने लग गई है। वर्तमान समय में नदियां क्या हो रही है, प्रदूषित हो रही है। इसलिए उनको प्रदूषण से बचाने के लिए, नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए सरकार के द्वारा एक योजना शुरू की गई है, जिसका नाम है राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, या NRCP भी बोल सकते हैं इसे। प्रश्न पूछ लिया जाए NRCP क्या है, या राष्ट्रीय NRCP का पूरा नाम क्या है, तो राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना। अब ये काम क्या करती है, देश में नदी सफाई कार्यक्रम का शुभारंभ 1985 में शुरू हुआ। नदियों को साफ करने का कार्य, नदियों से प्रदूषण हटाने का कार्य, और कौन सी नदी से शुरू किया गया, गंगा नदी से। कौन सी नदी से, जिसका नाम था गंगा एक्शन प्लान। जो सफाई का कार्यक्रम शुरू किया गया, उस कार्यक्रम को नाम दिया गया क्या, गंगा एक्शन प्लान। और ये गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत कब हुई, 1985 में। 1985 में नदी की सफाई की पहली शुरुआत हुई, और पहली बार गंगा नदी से शुरुआत की गई इस कार्यक्रम की, इसलिए इसका नाम दिया गया गंगा एक्शन प्लान। बाद में 1995 में क्या हुआ, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना। बाद में 1995 में इसी योजना को आगे और बढ़ा दिया, और क्या किया, अन्य नदियों को जोड़ने का काम भी शुरू कर दिया। दो नदियों को आपस में जोड़ने का कार्य भी शुरू कर दिया, इसमें इसी गंगा राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना में। 1985 में तो शुरू हुई थी ये, और 95 में इस योजना को विस्तार हो गया, बढ़ गई योजना। और क्या हुआ, विस्तार में क्या किया गया, अन्य नदियों को जोड़ने का कार्य शुरू किया गया। नदियां देश में जल का प्रमुख स्रोत है, और हमारे देश में जल प्राप्ति का मुख्य स्रोत मानी गई है नदियां। इसका उद्देश्य नदियों के जल में प्रदूषण को कम करके जल की गुणवत्ता में सुधार करना है। नदियों के पानी में प्रदूषण होता है, तो पानी में प्रदूषण होने से जल पानी की गुणवत्ता नष्ट हो जाती है। गुणवत्ता का मतलब पानी के जो आवश्यक तत्व है वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और इस राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना का उद्देश्य क्या है, जल प्रदूषण हो रहा है उसको कम किया जाए, और कम करने से फायदा क्या होगा, जल की गुणवत्ता में सुधार होगा। अगला टॉपिक है नदी प्रदूषण। नदियों में प्रदूषण कैसे होता है, तो एक दिन पहले भी चर्चा की थी हमने।
कि नदियों में प्रदूषण किन कार्यों से होता है। हम क्या करते हैं, नदी के जल को घरेलू, औद्योगिक और कृषि में बढ़ती मांग के कारण, ज्यादा से ज्यादा उपयोग लेने के कारण इसकी गुणवत्ता में कमी आई है। इसकी पानी की गुणवत्ता में कमी आई है, अर्थात पानी के आवश्यक तत्व नष्ट होने लगे हैं। इसके परिणाम स्वरूप नदियों के अधिक जल की निकासी होती है और इनका आयतन घटता जाता है। इनके परिणाम स्वरूप हम पानी को घरेलू कार्यों में काम में लेते हैं, उद्योगों में काम में लेते हैं, खेतों में सिंचाई करने के काम में लेते हैं, और ज्यादा काम में लेने के कारण क्या हुआ, पानी की गुणवत्ता कम हुई और नदी का जो आयतन है वो कम हो गया। भाई नदी से दिन भर पानी निकालते रहेंगे हमेशा, कभी घरेलू कार्य के लिए निकाल लिया, कभी उद्योगों के लिए काम में आ गया, कभी सिंचाई के लिए, तो नदी का आयतन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दूसरी ओर उद्योगों का प्रदूषण और अपरिष्कृत कचरे नदी में डाल दिए जाते हैं। उद्योगों से जो कचरा निकलता है अपशिष्ट, उसको बिना परिष्कृत किए, अपरिष्कृत का मतलब है बिना परिष्कृत किए, हम क्या करते हैं, नदियों में डाल देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, अपरिष्कृत कचरा नदी में मिलने से नदी का पानी है वो प्रदूषित हो जाता है। यह केवल जल की गुणवत्ता को नहीं बल्कि नदी के स्वतः स्वच्छीकरण की क्षमता को भी प्रभावित करता है। पानी की एक विशेषता होती है, बहते पानी की एक विशेषता होती है कि वो अपने आप क्या होता रहता है, शुद्ध होता रहता है, स्वच्छ होता रहता है। और जब हम क्या करते हैं, अपरिष्कृत कचरा इसमें डाल देते हैं, तो अपरिष्कृत कचरा पानी को तो प्रदूषित करता ही करता है, साथ में दिक्कत क्या खड़ी करता है, पानी के जो स्वच्छीकरण की प्रक्रिया है, स्वतः स्वच्छीकरण की प्रक्रिया है, वो भी क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। उदाहरण के लिए दिए गए समुचित जल प्रवाह में गंगा जल का लगभग 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैले बड़े शहरों की गंदगी को तनु करके समाहित कर सकता है। एक उदाहरण बताया कि गंगा नदी का जितना भी जो इलाका है वो 20 किलोमीटर का जो शहर है उसके इलाके में उसको अपने अंदर समाहित कर सकता है, लेकिन लगातार बढ़ते हुए औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण ऐसा संभव नहीं हुआ कि गंगा नदी स्वतः स्वच्छीकरण की प्रक्रिया से जितनी भी उसकी लंबाई है उसके 20 किलोमीटर के एरिया के कचरे को क्या कर सकती है, अपने साथ लेकर स्वतः स्वच्छीकरण हो सकता है। लेकिन औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण ऐसा नहीं है। अनेक नदियों में प्रदूषण का स्तर दिनों दिन क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। नदियों के बढ़ते प्रदूषण के कारण इनको स्वच्छ बनाने के लिए अनेक कार्य योजनाएं लागू की गई है। नदियों में दिनों दिन लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और इस प्रकार प्रदूषण बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए नदियों की सफाई की योजनाएं, स्वच्छीकरण की योजनाएं शुरू की जा रही हैं। नदी के प्रदूषण जल से हमारा स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है, नहीं होता है क्या, क्यों होता है, क्योंकि उस पानी का हम उपयोग करते हैं, प्रदूषित पानी का हम उपयोग करेंगे तो प्रदूषित पानी हमारे स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव डालेगा। बिना स्वच्छ जल का मानव जीवन, अब ऐसा कैसा संभव है, बिना अगर हम पानी स्वच्छ नहीं पिएंगे या प्रदूषित पानी पी रहे तो हमारा जीवन पर भी प्रदूषण का व्यापक प्रभाव पड़ेगा और जिनका आए दिन हम नई नई बीमारियों के रूप में देखने को हमें प्रभाव मिलता है। तो ये तो हो गया हमारा तीसरा अध्याय कंप्लीट हो गया। उसके कुछ क्वेश्चन आंसर लिखे हुए हैं बोर्ड पे, देख लो। ये पहला क्वेश्चन है, वूलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। वूलर झील, वूलर, डल, ये सब कौन से राज्य में है, जम्मू कश्मीर में, राजस्थान में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में। तो कौन से में है, जम्मू कश्मीर में है। नर्मदा नदी का उद्गम कहां से है, उद्गम का मतलब नर्मदा नदी निकलती कहां से है, तो कहां से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ियों से। नर्मदा नदी है उसका उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़ियां।
मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों के निकट से निकलती है नर्मदा नदी। सतपुड़ा है, एम में क्या लिखा हुआ है, सतपुड़ा। तो सतपुड़ा से तो निकलती है कौन सी नदी, तापी नदी। फिर ब में अमरकंटक, ख में अमरकंटक, अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी। अगला है, देखो यहाँ पे ये क्या हो गया, थोड़ा आगे पीछे हो गया है, तो इसको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। अपन 3 पे ये भी लिख सकते हैं, 4 पे लिख सकते हैं। अपनी बुक में 3 नंबर पे ये प्रश्न मिलेगा हमें, और 4 पे तीसरा मिलेगा। तो चाहे बुक के हिसाब से लिखे या इस हिसाब से, लेकिन प्रश्न नंबर में कोई दिक्कत नहीं है, प्रश्न वही होने चाहिए, आंसर वही होने चाहिए। ऐसा नहीं कि अपन यहाँ पे नंबर 3 लगा दे और ये प्रश्न लिखे, उत्तर ये लिख दे। तो प्रश्न जो बुक के हिसाब से लिखे या बोर्ड के हिसाब से, एक ही बात है। तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की बात की जा रही है, तो प्रायद्वीपीय नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, ये चारों कहाँ की है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां है। तो इनमें सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की जितनी भी नदियां हैं उनमें सबसे बड़ी नदी का नाम है गोदावरी नदी। निम्नलिखित में से, अगला क्वेश्चन 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है। तो देखो, भूलर, डल, गोविंद सागर, इसका तो पानी क्या है, मीठा है। लवणीय का मतलब जिसका पानी खारा है, या जिनके पानी से क्या बनाया जाता है, नमक बनाया जाता है, वो है लवणीय जल वाली झील। और आपको सांबर के बारे में बताया था, राजस्थान में है ये। कहां पर है, राजस्थान में। तो लवणीय जल वाली झील कौन सी हो गई, सांबर। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। तो महानदी, कृष्णा, तुंगभद्रा और तापी। तो इनमें तापी नदी है, वो कहां से निकलती है, भ्रंश घाटी से होकर निकलती है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की सतपुड़ा श्रृंखलाओं से तो इसका उद्गम स्थल है। बाद में ये क्या करती है, नर्मदा के समानांतर बहती हुई एक भ्रंश घाटी से होकर निकलती है। तो भ्रंश घाटी से निकलने वाली नदी कौन सी है, तापी नदी। जल विभाजक, अगला एबीसीडी इतने हैं। अगला क्वेश्चन है, जल विभाजक का कार्य क्या है, यानी जल विभाजक क्या काम करता है। तो जल विभाजक किसे कहते हैं, जल विभाजक किसे कहते हैं, दो अपवाह द्रोणियों के मध्य स्थित उच्च स्थलीय भूमि क्या कहलाती है, जल विभाजक कहलाती है। तो जल विभाजक का काम क्या हुआ, दो अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करना। जल विभाजक का काम क्या है, दो अपवाह द्रोणियां हैं उनको एक दूसरे से अलग करना। तो जल विभाजक वह उच्च स्थलीय भाग है, वह उच्च भूमि है जो क्या करती है, दो अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है। और एक उदाहरण देखें तो अंबाला जो नगर है, अंबाला नगर है, वो जल विभाजक का काम करता है। कैसे कि यह गंगा और सिंधु नदी तंत्रों के बीच में स्थित है। अंबाला नगर है वो कहां पर है, गंगा और सिंधु नदी तंत्रों के मध्य में स्थित है। और यह क्या करता है, इनके जल को विभाजित करने का, इन अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी कौन सी है। तो भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी कौन सी है, गंगा नदी द्रोणी। गंगा नदी, गंगा द्रोणी है क्या है, भारत की सबसे बड़ी नदी द्रोणी है।